इंपोर्ट्स तो पाकिस्तान कर भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान लॉन्ग टर्म इंपोर्ट बैन करेगा तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स होती हैं कल को उनको बैन लग जाएगा। तो जिस मुल्क से हम लेट से गाड़ी नहीं खरीदना चाहते, वो हमारे चावल या हमारा आम या हमारा कपड़ा क्यों खरीदेगा, तो वो भी उन पर बैन लगा सकता है। ये एक स्पेशल प्रोविजन होती है जो अगर हुकूमत ने नहीं की थी तो इनको कर लेनी चाहिए। आप WTO को इन्फॉर्म करते हैं कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ रहा है, जिसकी वजह से आप आर्जी तौर पे सिलेक्टेड चीज़ों की इंपोर्ट जो है उसको बैन करना चाह रहे हैं। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए IMF का एक लेटर या एंडोर्समेंट मांगता है, जिसमें IMF सर्टिफाई करता है कि वाकई ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है इस मुल्क में। तो 2 से 4 महीने तक आप अपनी इंपोर्ट्स जो है उनको आर्जी तौर पर सस्पेंड कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपने WTO को नोटिफाई की हों। अगर हुकूमत ने ये सारा प्रोसेस करने से पहले ही अनाउंस कर दिया था बैन और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया था, तो जाहिर है उसको वर्ल्ड बैंक भी चैलेंज करेगा, WTO भी चैलेंज करेगा, IMF भी चैलेंज करेगा। अगर ये सारा प्रोसेस पूरा करके किया गया था तो फिर कोई वजह नहीं बनती कि दुनिया का कोई मुल्क जो है वो आपको इस प्रोसेस पे चैलेंज करे, क्योंकि आपने एक प्रोसीजर जो है वो पूरा किया है, शामिल हैं। और अगर आप नहीं होते तो फिर ऑलरेडी आज आपकी जो सॉवरेन डेट स्वैपिंग इंडेक्स पे पाकिस्तान को हाई रिस्क कंट्री में डिक्लेयर कर दिया गया है। श्रीलंका जो है वो $80 बिलियन की राइट, इकॉनमी है। राइट, पाकिस्तान जो है अगर आप इसके रिवाइज नंबर देखते हैं माशाल्लाह उससे 5 गुना बड़ी राइट, $400 बिलियन की इकॉनमी है। राइट, श्रीलंका जो है वो इस हालत में पहुंचने से पहले अगर आप उसकी GDP ग्रोथ देखें तो वो मुसलसल गिर रही थी। राइट, पाकिस्तान के अगर आप नेशनल अकाउंट्स कमेटी के नंबर देखते हैं, ऑलमोस्ट 6% के करीब इस माली साल की ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान में एक्सपेक्ट की जा रही है। पाकिस्तान श्रीलंका का जो मेन दारोमदार था वो टूरिज्म पे था, डॉलर्स का दारोमदार। राइट, राइट, पाकिस्तान जो है वो उसके अलावा भी है, तो डायरेक्ट मुआवजा नहीं बनता, लेकिन अगर ये सियासी अदम इस्तेहकाम और जो फैसला साजी जो फौरी नहीं की जाती, अगर वो जारी रहती है तो ग्रेजुअली हम उस तरफ चलना शुरू कर दें। केयर टेकर सेटअप की जो आपने बात की, केयर टेकर सेटअप अगर आ भी जाता है तो उसको बड़ी स्ट्रॉन्ग बैकिंग चाहिए होगी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जिसमें मौजूदा हुकूमत PTI की जो कि अपोजिशन में है, और जो बाकी इदारे हैं, मुख्तदर इदारे हैं, उन सब की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए होगी, ताकि उसके इकदाम जो हैं उनको कल को आने वाली हुकूमत चैलेंज ना कर दे। IMF होगी या कोई भी जो बैनुल अक़वामी अदारा होगा, अगर वो केयर टेकर के साथ मामला तय करेगा तो उसको एक खदशा ये भी रहेगा कि ये ना हो कि कल को नई हुकूमत आए और आके इन सारी चीज़ों को वो रिवर्स कर दे। तो वो एक गारंटी या एक एश्योरेंस जो है, भले वो पब्लिक डोमेन में हो या वो ट्रैक 2 पे हो रही हो, उस तरह की एश्योरेंस चाहिए हो। ब्लैंकेट सब्सिडीज़ को टारगेटेड सब्सिडीज़ में कन्वर्ट करना होगा। जो हुकूमत ये काम कर देगी और एक ऐसा बजट पेश कर देगी जिसमें कि बेल्ट टाइटनिंग हो, तो उसको IMF का लोन और बाकी जो है डोनर्स के लोन मिल जाएंगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये लोन नहीं मिलेंगे। Assalamu alaikum Nazreen. This is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. Abid Silari sir. अच्छा sir, recently we have heard what IMF has done with us. How do you look at the situation of current account? देखिए, मेरा भी ख्याल कि IMF ने हमारे साथ किया, हमने खुद किया अपने साथ। Right, अगर हम फरवरी में पिछली हुकूमत या मार्च अप्रैल में मौजूदा हुकूमत आते ही IMF के साथ अपने मुज़ाकरात बहाल कर लेती, और वो जो सिर्फ फ्यूल की सब्सिडीज़ थी, जिसको कि ब्लैंकेट सब्सिडीज़ को टारगेटेड सब्सिडीज़ पे करना था, वो कर लिया जाता, तो शायद डिमांड जो थी वहीं पे कर्टेल हो जाती। अब जून करीब आता जा रहा है, IMF ने उसमें एक एडिशन कर दी है, और वो एडिशन ये है कि अब अगले साल का जो बजट है वो भी इसी मुज़ाकरात का हिस्सा बन गया है कि पाकिस्तान को अपना एक फिस्कल कंसोलिडेशन के साथ बजट जो है वो पेश करना होगा, जो कि IMF के साथ कंसल्टेशन में बनाया जाएगा। एक जो इस वक्त स्टेट बैंक का अपना नंबर है कि मौजूदा माली साल यानी ये मई जून में जो आपको $7 बिलियन चाहिए, प्लस अगले साल का आपको $35 बिलियन अगर आप उसमें ऐड कर लेते हैं, तो तकरीबन आपको $46 बिलियन billion जो है dollar. वो चाहिए इन 1.5 महीने और अगले पूरे माली साल में, जो कि अगर आप IMF के अंदर होते हैं तो तकरीबन $51 बिलियन जो है वो मिलने की तवक्को है। इसमें चाइना और सऊदीया और ADB वर्ल्ड बैंक के डॉलर्स भी शामिल हैं। और अगर आप नहीं होते तो फिर ऑलरेडी आज आपकी जो सॉवरेन डेट स्वैपिंग इंडेक्स पे पाकिस्तान को हाई रिस्क कंट्री में डिक्लेयर कर दिया गया है।
पाकिस्तान और श्रीलंका का मुआवजा किया जा मेरा नहीं ख्याल कि उसका मुआवजा बनता है। मुआवजा इसलिए नहीं बनता है कि श्रीलंका जो है वो $80 बिलियन की राइट इकॉनमी है। राइट पाकिस्तान जो है, अगर आप इसके रिवाइज नंबर देखते हैं, माशाल्लाह उससे 5 गुना बड़ी राइट $400 बिलियन की इकॉनमी है। राइट श्रीलंका जो है वो इस हालत में पहुंचने से पहले अगर आप उसकी जीडीपी ग्रोथ देखें तो वो मुसलसल गिर रही थी। राइट पाकिस्तान के अगर आप नेशनल अकाउंट्स कमेटी के नंबर देखते हैं, ऑलमोस्ट 6% के करीब इस माली साल की ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान में एक्सपेक्ट की जा रही है। पाकिस्तान श्रीलंका का जो मेन दारोमदार था वो टूरिज्म पे था, डॉलर्स का दारोमदार। राइट पाकिस्तान जो है वो उसके अलावा भी है, तो डायरेक्ट मुआवजा नहीं बनता, लेकिन अगर ये सियासी अदम इस्तेहकाम और जो फैसला साजी जो फौरी नहीं की जाती, अगर वो जारी रहती है तो ग्रेजुअली हम उस तरफ चलना शुरू कर दें। ये मसले को खामखा में सियासी बनाया गया है, करेक्ट? सियासत की वजह से ये मसला बन गया है अंडरस्टूड कि अंडरस्टूड। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ये मुआशी मसला गंभीर हो गया है। चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई, आपको लगता है ये लॉन्ग टर्म में हमारे साथ खड़े रहेंगे? देखिए, ये जो दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ और हुकूमत पाकिस्तान के साथ लॉयल हैं। वो मेरे या आपके या किसी भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के दोस्त नहीं है, वो राइट हुकूमत के दोस्त हैं। तो ज़ाहिर है उनकी दोस्ती पाकिस्तान के साथ है, और सारे ममालिक जो हैं अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की वजह से एक दूसरे के साथ दोस्ती रखते हैं या नहीं रखते। लेकिन केयर टेकर सेटअप की जो आपने बात की, केयर टेकर सेटअप अगर आ भी जाता है तो उसको बड़ी स्ट्रॉन्ग बैकिंग चाहिए होगी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जिसमें मौजूदा हुकूमत पीटीआई की जो कि अपोजिशन में है, और जो बाकी अदारे हैं, मुक़्तदर अदारे हैं, उन सब की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए होगी, ताकि उसके इकदाम जो हैं उनको कल को आने वाली हुकूमत चैलेंज ना कर दे। IMF होगी या कोई भी जो बैनुल अक़वामी अदारा होगा, अगर वो केयर टेकर के साथ मामला तय करेगा तो उसको एक खदशा ये भी रहेगा कि ये ना हो कि कल को नई हुकूमत आए और आके इन सारी चीज़ों को वो रिवर्स कर दे। तो वो एक गारंटी या एक एश्योरेंस जो है, भले वो पब्लिक डोमेन में हो या वो ट्रैक 2 पे हो रही हो, उस तरह की एश्योरेंस चाहिए हो। ब्लैंकेट सब्सिडीज़ को टारगेटेड सब्सिडीज़ में कन्वर्ट हो करना होगा। जो हुकूमत ये काम कर देगी और एक ऐसा बजट पेश कर देगी जिसमें कि बेल्ट टाइटनिंग हो, तो उसको IMF का लोन और बाकी जो है डोनर्स के लोन मिल जाएंगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये लोन नहीं मिलेंगे। अच्छा सर, अक्सर लोग कहते हैं कि दो ही रास्ते हैं, या तो आप बॉन्ड की मार्केट में चले जाएं, जिसके लिए आपने बता दिया कि हम पहले ही अच्छे खासे डिस्काउंट पे चल रहे थे, आज इंडेक्स की रेटिंग की भी आपने बात कर दी, और दूसरी प्राइवेटाइजेशन की बात की जाती है। गोइंग फॉरवर्ड, इलेक्शन नहीं होते हुए दिख रहे 6-8 महीने से पहले, आपको लगता है कि 6 महीने में कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि आप प्राइवेटाइजेशन या बॉन्ड मार्केट की तरफ जाने का रास्ता ले सकें? व्हाट डज देखिए, योर बॉन्ड एनालिसिस? मार्केट में तो आप चले, अगर आप IMF का आपको लेटर ऑफ कंफर्ट मिल जाता है तो बॉन्ड मार्केट में जाने के काबिल तो आप हो जाएंगे, क्योंकि वो लेटर ऑफ कंफर्ट का मतलब ये होता है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो मजबूत हो गई, मुस्तहकम हो गई। बाकी दुनिया जो है वो आपके बॉन्ड्स, आपके इशूड पेपर्स बुक जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। ओके ग्रेट। आबिद साहब, ये फरमाइएगा कि गोइंग फॉरवर्ड जो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इंपोर्ट को बैन रखें, हमने वर्ल्ड बैंक के जो पाकिस्तान के इश्यूज़ को, मैटर्स को देखते हैं, गोंजालो वेराला, उनके व्यूज़ भी देखे उन्होंने, बल्कि पाकिस्तानी एक दो अखबारात को भी व्यूज़ दिए, अल जज़ीरा में भी उनका एक न्यूज़ फ्लैश पब्लिश हुआ और वीडियो भी वायरल हुआ। ही इज़ वेरी पर्टिनेंट एंड क्लियर, और IMF ने भी उनको फॉलो किया कि पाकिस्तान की ये जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, एंड पाकिस्तान कैन नॉट सस्टेन a long term ban on the imports of the goods. So what is your view on that? देखिए, लॉन्ग टर्म इंपोर्ट्स तो पाकिस्तान कर भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान लॉन्ग टर्म इंपोर्ट बैन करेगा तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स होती हैं कल को उनको बैन लग जाएगा। तो जिस मुल्क से हम लेट से गाड़ी नहीं खरीदना चाहते, वो हमारे चावल या हमारा आम या हमारा कपड़ा क्यों खरीदेगा, तो वो भी उन पर बैन लगा सकता है। ये एक स्पेशल प्रोविज़न होती है जो अगर हुकूमत ने नहीं की थी तो इनको कर लेनी चाहिए। आप WTO को इन्फॉर्म करते हैं कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ रहा है, जिसकी वजह से आप आर्जी तौर पे सिलेक्टेड चीज़ों की इंपोर्ट जो है उसको बैन करना चाह रहे हैं। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए IMF का एक लेटर या एंडोर्समेंट मांगता है, जिसमें IMF सर्टिफाई करता है कि वाकई ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है इस मुल्क में। तो 2 से 4 महीने तक आप अपनी इंपोर्ट्स जो है उनको आर्जी तौर पर सस्पेंड कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपने WTO को नोटिफाई की हों।
अगर हुकूमत ने ये सारा प्रोसेस करने से पहले ही अनाउंस कर दिया था बैन और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया था, तो जाहिर है उसको वर्ल्ड बैंक भी चैलेंज करेगा, WTO भी चैलेंज करेगा, IMF भी चैलेंज करेगा। अगर ये सारा प्रोसेस पूरा करके किया गया था तो फिर कोई वजह नहीं बनती कि दुनिया का कोई मुल्क जो है वो आपको इस प्रोसेस पे चैलेंज करे, क्योंकि आपने एक प्रोसीजर जो है वो पूरा किया है। तो लगता यह है कि हुकूमत ने प्रोसीजर शायद वो प्रॉपर अडॉप्ट नहीं किया था, तो अगर वो अडॉप्ट कर ले तो वो आर्जी तौर पे 2 से 4 महीने तक कुछ चीज़ों पे बैन कर सकती है इनको। राइट, रोशन डिजिटल अकाउंट में ये जो एक स्ट्रक्चरल चीज़ है कि 7% के ऊपर प्लेसमेंट है, वो जब चाहें उसको कॉल ऑफ कर सकते हैं। डू यू सी दिस एज अ चैलेंज? देखिए पैसा आ ही इसलिए रहा है रोशन डिजिटल अकाउंट्स में कि उस पर 7% प्रॉफिट जो है वो मिल रहा है। आप या मैं अगर हम बैरून मुल्क बैठे होंगे, हमारी सियासी वाबस्तगी अपनी जगह, लेकिन हम पैसा क्यों भेज रहे होंगे बाहर से? या तो हम अपने अजीज़ कारब के लिए भेज रहे हैं, या हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भेज रहे हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर लें। तो या तीसरी वजह ये होगी कि चूँकि वहाँ पे जो सरप्लस हमारा पड़ा है उन मुल्कों में, उस पर इंटरेस्ट रेट जो है वो ना होने के बराबर है। अगर यहाँ पे हमें 7% मिल रहा है तो हम हो सकता है कि वहाँ से बारो करके यहाँ भेज रहे हों। पाकिस्तानीज़ को अगर ये खौफ डेवलप हो जाए कि पाकिस्तान में पैसा गैर महफूज है और फॉरेन करेंसी अकाउंट जो हैं वो बैंड हो सकते हैं, डॉलर अकाउंट फ्रीज़ हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट, कितनी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तानीज़ में पुल आउट देयर फंड्स और कॉल ऑफ देयर फंड्स? फरमाइएगा आबिद साहब। देखिए वो 1998 में तो पॉसिबल था, जबकि पाकिस्तान एक बिल्कुल पेक्यूलियर सूरत हाल में था। एटमी धमाकों के बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान से कट ऑफ हो गई थी, और उस वक्त भी हुकूमत PMLN की थी, और शायद वो जाहिर है कि हुकूमत की मजबूरी बन गया था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो अपने पास रखे। आज की सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि यस हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो रहे हैं, लेकिन खुदा न खास्ता कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, और जो जियो स्ट्रेटजिक कंपल्शंस हैं वो हमारे दोस्त ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं, तो उसमें मैं नहीं देखता कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसमें पाकिस्तान धड़म से गिर जाए। अगर आप पिछले 2 दिनों की जो है प्रेस ब्रीफिंग देखें, खा वो वाइट हाउस स्पोक्स पर्सन की तरफ से थी, या वो सऊदी अरेबिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से थी, तो दोनों ने यही कहा कि पाकिस्तान एक खलीफ मुल्क है और वो इसको कमज़ोर होता हुआ नहीं देखेंगे, माशी लिहाज से उसको सपोर्ट कर रहे होंगे। तो मैं ऐसा कोई इंतहा पसंद कदम नहीं होता देख रहा जिसमें कि हुकूमत जो है पाकिस्तान में पड़े फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को फ्रीज कर ले और उसके बदले में कहे कि जी ₹5 ले लें। तो इसकी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी कम अज़ कम मैं इसको शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में होता हुआ नहीं देख रहा हूँ। ओके, अभी साहब ये आपने बात कही कि कौमों के जो रिलेशनशिप होते हैं वो कौमों के साथ होते हैं, और इसमें इंडिविजुअल पार्टीज़ और पर्सन डजेंट मैटर एज सच। अभी हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब और अमेरिका के बारे में आपने बताया, दे हैव गिवन रियली पॉजिटिव इंडिकेशंस, बट व्हेन यू लुक एट रशिया के साथ देयर आर नंबर ऑफ जर्नलिस्ट हु आर क्लेमिंग कि इमरान साहब की कोई बात हुई थी और $70 तक पेट्रोल मिल सकता था, और इस वक्त जो है गवर्नमेंट ले रही नहीं है या रशिया दे रहा नहीं है। बहरहाल इंडिया हैज़ डन इट। सो डोंट यू थिंक कि इसमें पॉलिटिक्स का वाकई एक रोल है, और पाकिस्तान में इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है मईशत के साथ, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्लोबल पॉलिटिक्स? ग्लोबल पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट उससे आप इनकार नहीं कर सकते। जाहिर है कि रशिया यूक्रेन वार के इम्पैक्ट्स जो हैं वो हैं, दुनिया में नई अलाइनमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान को अगर देखें, पाकिस्तान ने रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात बरकरार रखे, पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात भी हैं, पाकिस्तान ने यूक्रेन को भी अमदाद भिजवाई, और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमेरिका में डिफेंड किया साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा रूस को। तो पाकिस्तान अपनी एक नॉन अलाइंड पोजीशन जो है वो रखे हुए है, वो अपनी जगह कायम है। यहाँ तक ऑफ़र है कि क्या वो रशिया ने पाकिस्तान को ऑफ़र किया था या पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी एक कंसेशनल फ्यूल परचेज़ करने की, तो उस पर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से आपने देखा होगा एक क्लैरिफिकेशन मेरी नज़र से गुजरी, जिसमें उन्होंने कहा कि दौरा रूस तक इमरान खान साहब के दौरा रूस तक को फॉर्मल पाकिस्तान ने अप्रोच नहीं किया था, ना फॉरेन ऑफिस के ज़रिए
ना मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के ज़रिए कि उनको सस्ता तेल जो है वो दिया जाए। उसके बाद उस रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि हमाद अज़हर साहब ने ज़रूर एक ख़त लिखा, लेकिन उसका जवाब जो है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को अभी तक मौसूल नहीं हुआ। तो एक पॉसिबिलिटी या एक ऑप्शन जो है वो ओपन रखी जा सकती है और पाकिस्तान को चाहिए कि उसको परसू करता रहे। अगर इंडिया जो है वो कंसेशनल प्राइस पे परचेज कर सकता है तो पाकिस्तान भी कर सकता है, बशर्ते कि रशिया जो है वो उसको देने पे तैयार हो। तो ये देखना होगा कि उनके जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कैसे पूरी होती हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, दौरा रूस वाले दिन तक पाकिस्तान ने फॉर्मली ये रिक्वेस्ट नहीं की थी कि उसको कंसेशनल प्राइस पे फ्यूल जो है वो दिया जाए। ओके आबिद साहब, व्हेन योर इम्पोर्ट्स आर बैंड और उसको इफ़ेक्टिवली हमने देखा कि 32 आइटम्स की लिस्ट भी आ गई है और लोगों की काफ़ी आवाज़ें भी निकल रही हैं। सो जब डॉलर के ऊपर से किसी ख़ास हद तक प्रेशर कम भी हो गया है, बट वी स्टिल सी कि ब्लैक मार्केट में लोगों का फोकस डॉलर के ऊपर है, सेविंग कह लें या फंड्स की मोबिलाइजेशन इज़ टुवर्ड्स द डॉलर। व्हेन डू यू थिंक कि ये सिचुएशन ईज ऑफ होगी या नहीं होगी? देखिए, ये जितनी जल्दी हुकूमत जो है फैसला कर लेगी एनर्जी सब्सिडीज़ को टारगेटेड सब्सिडीज़ पे कन्वर्ट करने का, और जितनी जल्दी आईएमएफ की टीम और पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल टीम है उनके दरमियान बजट्स के जो फंडामेंटल्स हैं उन पे कोई एग्रीमेंट हो जाएगा, आप देखेंगे कि डॉलर की प्राइस जो है वो स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगी। इस दफ़ा जो 25 मई को मुज़ाकरात हो रहे थे वो एक एक्सपेक्टेड था कि कंक्लूड नहीं होंगे। एक तो मुल्क में उस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम था और पता नहीं था कि हुकूमत रहती है नहीं रहती है। दूसरा, उस वक्त तक बजट पे जो क्लास वाइज डिस्कशन है वो होना मुमकिन नहीं थी। तो अगर ये सारी चीज़ें जो हैं ये अगले हफ्ते डेढ़ हफ्ते में हो जाती हैं, 10 जून की जो डेट है वो बजट की दी हुई है हुकूमत ने, तो होपफुली 10 से पहले बजट जो है वो प्रिपेयर होके आईएमएफ के साथ कंसल्टेशन में वो दिखा दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि डॉलर जो है वो सेटल होना शुरू हो जाएगा। तब तक थोड़ी सी वो रहेगी अनसर्टेनिटी, जो कि पिंच करेगी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी और डॉलर की कीमत को भी। अच्छा आबिद साहब, अभी गवर्नमेंट ने जो लॉन्ग टर्म की ईएफएस और एलटी एफएफ जो था उस पे 2% के हिसाब से जो है वो रेट्स को इन्हेंस किया है। डू यू थिंक कि इसका भी कोई फॉल आउट होगा बिजनेस साइड पर? देखिए, जब आपका जो बेस रेट है वो बढ़ता है, राइट। 13.75 पे चला जाता है, तो जाहिर है कि आपको बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं उसको भी डिस्टॉर्शन को ख़त्म करने के लिए उन रेट्स के साथ थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। और यही वजह है कि आपकी ये दो फैसिलिटीज़ जो बिजनेस कम्युनिटी के लिए थी इनका रेट भी थोड़ा सा बेहतर किया गया। लेकिन अगर आप उसकी रेशो देखें, यानी अगर पहले आप 7-7.5% मार्कअप पे वो फैसिलिटी ऑफर कर रहे थे, तो अब अगर आप 13.75% आपका बेस रेट हो जाता है और उसमें 2% रेट जो है वो बढ़ाया जाता है ईएसएफ पे या एफएफ पे, तो उसकी परसेंटेज वही रहती है जो बिजनेसमैन को ऑफर किया जा रहा है विजा वी जो कि इस वक्त पॉलिसी रेट है स्टेट बैंक। ओके, आखिर में आबिद साहब ये फरमाएं कि 1997 मई में वी हैव सीन द पॉलिसी रेट ऑफ 20%। आपको दिख रहे हैं ऐसे हालात कि यहाँ से पॉलिसी रेट में गवर्नमेंट को इजाफा करना पड़े, पॉलिसी बोर्ड को, मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड मेरा भी ख्याल कि इससे ज़्यादा इजाफा जो है वो फ्रूटफुल होगा। पूरी दुनिया में इस वक्त पॉलिसी रेट बढ़ाया जा रहा है, बल्कि अगर आप यूरोप या नॉर्थ अमेरिका में देखें, यहाँ पे राइट। हिस्टोरिकली पॉलिसी पॉलिसी रेट 1-2% रहता है, वहाँ पे भी इसको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक तकरीबन पीक पे आ रहा है और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल इसमें कमी आएगी। इसमें शायद एक आध परसेंट और इजाफा हो सकता है इन द मीडियम टर्म, लेकिन इसको मैं 20 पे जाता हुआ नहीं देख रहा हूँ। ओके ग्रेट। आबिद सुलैरी साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे शरोज़ लोधी साहब, जिनसे मईशत पर डिस्कशन हम जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शरोज़ लोधी। इनसे हम बातचीत करेंगे कि करंट अकाउंट की पोजीशन क्या है एंड गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान के माशी मसाइल कितनी जल्दी सुलझते हुए नज़र आ रहे हैं। शरोज़ साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
शेरोज़ साहब फरमाइएगा, व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन जबकि आईएमएफ ने प्रोग्राम को इंस्टॉल कर दिया है? हाउ डू यू लुक एट द करंट अकाउंट सिचुएशन नाउ? देखिए, इस वक्त जो कल हमने खबर पड़ी है कि जो आईएमएफ ने जो प्रोग्राम इस वक्त पोस्टपोन किया है, उसमें सबसे बुनियादी जो मेन वजह सामने आई है वो ये थी कि जो हमने फ्यूल एंड सब्सिडी के ऊपर जो फ्यूल को जो सब्सिडी के ऊपर रखा हुआ है, जो करंटली जो बात हमारे सामने आई है कि फरवरी 22 से जो हमने इसको कंटिन्यू किया हुआ है, तो उसको हटाने के लिए और उसको ना आगे लेके चलने के लिए ये पोस्टपोन हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है हमारी इकॉनमी में। इस वक्त अगर हम अपनी स्टेट बैंक की भी अगर फिगर देखें, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इस वक्त कोई 13,000 कोई 779 मिलियन डॉलर के ऊपर है, कोई जुलाई से अप्रैल की अगर हम फिगर उठा के देखें फिस्कल ईयर 22। ओके, तो ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंस है, क्योंकि इसमें हमें एक चीज़ ये भी देखनी होगी कि मिसाल के तौर पे कि अगर हमारे पास अपनी अर्निंग्स कुछ नहीं है और राइट, हमने उसको बोरो करना है बाहर से एक्सटर्नली, और उसको बोरो भी हमने किसी दूसरी करेंसी के अंदर करना है, और जब उसको हमने बोरो करना है और उसको हमने उसी चीज़ के अंदर ज़ाया करना है कि जो चीज़ इस वक्त मुतहम्मिल हो ही नहीं सकती किसी गैर ज़रूरी एक्सपेंडिचर के, तो मैं ये समझता हूँ उससे बेहतर ये है कि ऑब्वियसली जिसने आपको लोन दिया है तो वो तो उसको यही परसीव करेगा कि इसको आप एज अ सब्सिडीज देखें। बेसिकली आप इसको एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जब कर रहे हैं जब आपके पास खुद अपना इसको बॉर्न करने की एक कैपेसिटी नहीं है, आपका स्टेमिना नहीं है। तो इसको हटाना, मैं ये समझता हूँ कि जब ये जो हुकूमत थी, जब नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ, तो उस वक्त भी सिचुएशन हमारे सामने थी कि जो हमारे फॉरेन रिजर्व थे, जो हमारा डॉलर का जो करेंसी रेट था और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था, हमारा इंपोर्ट बिल जो था, जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी, जितने भी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, वो उस वक्त भी सारे बहुत ज़्यादा नेगेटिव पोजीशन पे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये हुकूमत आई थी, जब इसने पोजीशन संभाली थी, तो फर्स्ट डे से ये होना चाहिए था कि जो खान साहब ने सब्सिडीज का जो डिसीजन लिया था, एक मैं ये समझता हूँ कि वो एक पॉलिटिकल डिसीजन था कि जिसने इकोनॉमी को तो इम्पैक्ट किया किया, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को भी बहुत ज़्यादा डिप्लीटिंग फैक्टर्स में ले गई वो सब्सिडी। इसमें ये होना चाहिए था, जो ये करंट गवर्नमेंट थी, ये जब आई थी तो इसको फर्स्ट डे से ही सब्सिडी को ख़त्म कर देना चाहिए था। ऑब्वियसली इसका जो इम्पैक्ट होता वो बहुत ज़्यादा होता, प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती, लेकिन कम से कम हम इस वक्त रिवाइवल की पोजीशन पे होते। नाउ वी आर फेसिंग सम ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, लाइक वी आर फेसिंग सम बैंक्रप्सी, इवन विद द सिचुएशन लाइक वी आर जस्ट लाइक जो इस वक्त श्रीलंका फेस कर रहा है। तो तो मैं ये शेरोज़ दो समझता हूँ। दो चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ रेज़ करना चाहूँगा। एक तो जो पॉलिटिशियन है, बिकॉज़ ये तो एक सीधा साधा इकोनॉमिक इशू था, इसको सियासी मसला बना दिया गया फॉर नो राइम एंड रीज़न। सो जो पॉलिटिकल लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पॉकेट्स इतने छोटे नहीं हैं, इसका क्या साइज़ है, 300-400 बिलियन रुपीज़ ये सब्सिडी हम बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, इसमें एज सच कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। दूसरी बात जो पॉलिटिशियन करते नज़र आते हैं, दैट इज़ कि श्रीलंका की टोटल मईशत 80 बिलियन डॉलर का उसका जीडीपी है, हमारी 380 बिलियन डॉलर की ऑफिशियल इकॉनमी है और 425 बिलियन डॉलर की अनऑफिशियल इकॉनमी है। सो देयर नो कंपैरिजन बिटवीन दी श्रीलंका एंड पाकिस्तानी इकॉनमी। और दूसरी वाली ये वाली बात पे भी ज़रा तबसरा फरमाएं कि जो पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि ये 300-400 बिलियन रुपीस को सस्टेन करना फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल टिल जून 12 इज़ नॉट एन इशू। देखिए, पॉलिटिकल मूव जब भी इकॉनमी के अंदर होगा तो वो इकॉनमी को हिट करेगा। मतलब अगर आपने पॉलिटिकल मूव्स के साथ ही इकॉनमी को लेके चलना है तो इकॉनमी उस तरीके से सरवाइव नहीं कर सकती जिस तरीके से आप इसको चाहते हैं कि ये सरवाइव करे। आपकी सब्सिडी ऑब्वियसली अगर हम ये भी समझ लें कि ये बहुत कम इम्पैक्ट देगी आपके डेफिसिट को, कम नहीं या सर, बिल्कुल कम नहीं। पॉलिटिकल लोग ये कहते हैं कि क्या डेफिसिट के बगैर कभी भी पाकिस्तान का कोई मालियाती साल गुजरा है? नहीं। सो इट इज़ अबाउट द देखिए, लेवल कि किस मैं लेवल इसमें पर। ऐड करता हूँ। हाँ जी, देखिए, इस वक्त हम
इस एक ऐसी पोजीशन के अंदर हैं कि जहां हमारा आईएमएफ के साथ एक कमिटमेंट चल रहा है। Right. हमें इस वक्त सर्वाइवल के लिए अपने रिजर्व्स को बढ़ाना है। इस वक्त रिजर्व्स हमारे सिर्फ 3 महीने की इंपोर्ट कवर तक के रह गए। हमें सऊदिया की तरफ हम जो सऊदिया की तरफ देख रहे हैं, सऊदिया ने जो हमारे को टर्म डिपॉजिट रखे हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं है। इवन दो भी अगर हम ये सारी चीज़ें हटा भी दें तो हमारा रिजर्व बहुत ज़्यादा कम है। नाउ अगर हम कोई चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हैं, भले अगर हम दूसरी चीज़, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँ कि अगर ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा तो देखें इससे तो कम फैक्टर एक चीज़ ये थी कि जो आपने इम्पोर्टेड गुड्स की तो अभी जो लग्जरी आइटम्स हैं उनके ऊपर जो आपने बैन किया वो तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कम प्रोपोर्शनेट है उनका इम्पोर्ट बिल के Right. ऊपर। Right. लेकिन आपने उसको रिजर्व से अपने जो डिप्लीटिंग आपकी जो रिजर्व है उनको उससे कम करने के लिए, उससे बचाने के लिए आपने उसके ऊपर जब बैन लगाया है तो भाई इसमें सबसे मुनासिब और अच्छी चीज़ ये है कि आपको इसके ऊपर भी सब्सिडी को भी घटाना होगा। क्योंकि देखिए हम इस वक्त आईएमएफ टॉक्स के अंदर हैं और आईएमएफ हमसे ये डिमांड कर रहा है कि जितने भी आपके एक ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपके खुद भी सस्टेनेबल नहीं है तो कम से कम उनको एक वे आउट उनका निकाल के तो फिर हमारे साथ आप टॉक्स के अंदर स्टार्ट करें, ताकि देखें मईशत जब भी ठीक हो सकती है, जब भी इसका हम वे फॉरवर्ड दे सकते हैं कि जब हमारे देखें हमने इंपोर्ट करना है और हमारा रिजर्व जब तक के अगर खत्म हो जाता है अल्लाह ना करे या बहुत ही डिप्लीटिंग सिचुएशन में चले जाता है तो ऑब्वियसली हम फिर कहाँ खड़े हैं ये हम सब जानते हैं। तो बेहतर ये है कि सब्सिडीज जितना भी प्रोपोर्शनेट देता है आपके इम्पोर्ट बिल के ऊपर, लेकिन उसमें हमें ये सिचुएशन को देखना होगा कि इसको हम ख़त्म करें और ख़त्म करने के बाद जो हमारा रिवाइवल होना है इसके साथ उसको कंटिन्यूटी के अंदर लेके चलें ताकि कुछ ना कुछ सर्टेनिटी आए। अदरवाइज आपने जो ये करंट गवर्नमेंट जो संभाली है तो इससे बेहतर है कि अगर आप पॉलिटिकल मूव को इकोनॉमी के साथ डिसीजन के साथ लेकर चलते हैं उससे बेहतर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सो व्हेन यू से कि ये पॉलिटिकल मूव है आगे लेके चल सकें। राइट, जब लोग ये एग्री करते हैं कि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन हो गया है सब्सिडी वाला, तो आपको लगता है कि ये जब बजट पेश होगा तो उस वक्त पॉलिटिकली पार्लियामेंट में भी दूसरी पार्टीज इसको सपोर्ट कर पाएंगी? कह तो रहे हैं कि हम इसका बोझ उठाने को तैयार हैं, बट यू सी अलाइज कमिंग फॉरवर्ड एंड टेकिंग दिस बर्डन? अलाइज की अगर बात करें तो हमने बहुत सर्टेनिटी से कि जब ये डिसीजन जो मीडिया के ऊपर हमने हाईलाइट देखा है कि सबका डिसीजन ये है कि हुकूमत को आगे लेके चलना है, उसको टेन्योर कंप्लीट करना है। तो इस कंडीशन ये भी है कि हमने हैं अक्सर वो ज़्यादा बर्डन कर भी दें हम लाइक की सब्सिडी तो देखें ये बहस नहीं है। बहस अगर वो भी नहीं तो देखिए इस वक्त तो आईएमएफ दोबारा मैं बात करता हूँ कि जो आईएमएफ के साथ जिस वक्त कोऑर्डिनेशन के अंदर है वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है। कल अगर हम उसकी प्रेस भी उठा के देखें तो वो भी हमसे ये डिमांड कर रहा है कि भाई आप इस चीज़ को हटाएं। तो हमें इस चीज़ को हटाना होगा ताकि हम देखिए हमारा सर्वाइवल जब ही है जब हम ये हमारा इकोनॉमी का जो एक प्राइमरी प्रोडक्ट है वो ये क्रूड ऑयल है और ये ज़्यादातर हम वो इम्पोर्ट करते हैं। हम अगर इस पोजीशन के अंदर नहीं होंगे, हमारा रिजर्व भी इतना ज़्यादा नहीं होगा कि जिसकी वजह से हमारी मईशत चल सके, हमारी मईशत का पूरा व्यूज घूम सके, तो फिर हम किसी टॉक्स के ऊपर बात कर सकें, किसी के ऊपर डिबेट कर सकें, कोई सपोर्ट किसी चीज़ पे कर सकें, फिर तो कोई चीज़ ही नहीं होगी ना जब हम एक बर्थ उनकी होंगे। शिरोज़ लोधी साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे आबिद सिलेरी और शिरोज़ लोधी, बोथ हैपन टू बी द इकोनॉमी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।